हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। तो आप लोगों की क्लास 12th के लिए, जो अभी बच्चे आप नए नए क्लास 12th में आए हैं, उन लोगों के लिए सेशन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका बेसिक बनने वाला है। यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे और आप बहुत अच्छे से अपने अकाउंटेंसी को बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो क्लास को फटाफट से सब ज्वाइन करिए और पढ़ना शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म में स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि पहले हमें पता चले जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। ठीक, तो अब हमारे सामने आता है कि भाई मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है बेटा? एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है, जैसे रिलेशन को मैंने अभी घेर लिया। ठीक, फिर पर्सन है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डेफिनेशंस में या फिर जितनी भी हम थियोरी पढ़ते हैं। ओके, और शेयर द प्रॉफिट, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पूरे ही फ्रेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो डेफिनेशन आपको दी है वो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप जो होती है, पार्टनरशिप बिजनेस है, वो गवर्न करता है। तो अब इसको हम डिटेल में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो और बाकी चीज़ें हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाए। तो अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन, तो हम रिलेशन पढ़ेंगे। अब रिलेशन को अच्छे से समझेंगे और जब हम इसको समझ लेंगे तो इससे जो हमें निकल के आएगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इससे हमें आगे की चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो रिलेशन जो होता है बेटा, वो एग्रीमेंट से बनता है कि अगर आपको रिलेशन बनाना है तो एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स समवन, जो दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, वो एग्री करते होंगे हम पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, तू मेरा पार्टनर, भाई मैं तेरा पार्टनर। ठीक है, इस तरीके से तो वो एग्री करेंगे और एग्री करने को हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट दो तरीके का होगा। ठीक है, या तो ओरल एग्रीमेंट हो जाएगा कि हम सिर्फ अपनी जुबान से बोल बोल कर क्या कर लेंगे भाई, अपनी जुबान से बोल बोल कर हम पार्टनरशिप कर लेंगे कि एक काम करते हैं, मोहन चिंटू तुम दोनों क्या कहते हैं मेरे बिजनेस में आ जाओ, हम पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो हम बराबर बराबर बांट लेंगे, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर बात समझ में ये नहीं आती कि सर अगर मान लो इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो, डिस्प्यूट हो जाए, पंगा हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो बेटा उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानूनी रूप से हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है रिटर्न में। तो इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो रिटर्न एग्रीमेंट को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ना कि हम ओरल एग्रीमेंट को देते हैं। तो रिटर्न एग्रीमेंट को हम बोलते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है सर, समझ में आता है। अब ये है क्या? पार्टनरशिप डीड एक ऐसा वो क्या है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट है रिटर्न में, जिसके अंदर सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे होते हैं, जिसके अंदर राइट्स लिखे होते हैं, पार्टनर की राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, सब। ठीक है, पार्टनर की लाइबिलिटी, राइट्स और ड्यूटी, टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, सब कुछ लिखा होता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं जन्म कुंडली है पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप बिजनेस की। और ये जो एग्रीमेंट होता है बेटा, वो या तो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड होता है या फिर एट विल होता है। क्या होता है बेटा? एट विल होता है। सर ये क्या है, जरा बताएंगे? हाँ बेटा, स्पेसिफिक पीरियड। हमने पार्टनरशिप करी, हमने बोला कि भाई 5 साल तक हम पार्टनरशिप का बिजनेस एक साथ करने वाले हैं, उसके बाद हमें, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते निकल जाऊंगा। तो यहाँ पर टाइम पीरियड, जो टेन्योर है पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप बिजनेस का, वो बहुत ही क्लियर है कि भाई 5 साल, उसके बाद अलग अलग। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं एट विल की, तो ये इससे अपोजिट है। एट विल का मतलब क्या है कि अपनी इच्छा से जब तक चाहेंगे तब तक करेंगे पार्टनरशिप। जब हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना होगा तो बता देंगे, नोटिस दे देंगे। ठीक है, तो ये आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि ओरल रिटर्न एग्रीमेंट होता है। रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो एग्रीमेंट होता है वो स्पेसिफिक या फिर एट विल होता है, स्पेसिफिक पीरियड या फिर एट विल पे होता है। तो ये हम डिटेलिंग करेंगे और ये आगे देखना अभी आपको फीचर्स के रूप में, कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में दिखाई दे जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अभी हमने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो हमने उसके कहते डेफिनेशन को हम तोड़ते चले जा रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। अब पर्सन के बारे में बात करें तो भाई मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हमें पता होना चाहिए। तो भाई मिनिमम 2 लोग होने ही चाहिए। एक इंसान खुद के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, इसलिए उसको एक इंसान तो और चाहिए कम से कम। ठीक है, मिनिमम कितने? 2, और मैक्सिमम बेटा 50। मैक्सिमम कितने? 50 एज पर सेक्शन 464
ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये क्या करता है बेटा सेक्शन, ये सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप क्या करें, आप मैक्सिमम नंबर डिसाइड कर सकते हैं अप टू 100। तो उन्होंने बोला 100 तक कर सकते हैं, लेकिन तुम 50 ही रखो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना बोलेगा, 50। अब इससे ज़्यादा जैसे ही एक और पार्टनर बढ़ जाएगा तो उस पार्टनरशिप फर्म को अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपनी की किसी फॉर्म में। ओके, चलिए, तो फिर ये तो हो गया हमारा। अब लेकिन पॉइंट आता है किस तरह के लोग चाहिए हमें, किस तरह के पर्सन चाहिए। तो पर्सन वो होने चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू बनती है, तो वो एग्रीमेंट करने लायक हो, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वो चाहिए। तो भाई अगर हम बात करते हैं एक माइनर की, ये 18 साल से कम है, तो हम इसको इनकॉम्पिटेंट मानते हैं, ये पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकते। अगर हम बात करते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की, तो इनको भी हम क्या नहीं कर सकते बेटा, इनको भी हम पार्टनरशिप में नहीं रख सकते। आई बात समझ में? ओके, फिर बात करते हैं पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अगर कानूनी रूप से किसी इंसान को साफ साफ मना कर दे, डिस्क्वालीफाई कर दिया है, इन एलिजिबल कर दिया है कि तुम भाई पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस नहीं कर सकते, अब पार्टनर बन ही नहीं सकते, अब एग्रीमेंट ही नहीं कर सकते, तो ये क्या है बेटा, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो इन दोनों के पीछे तो सिंपल सा रीज़न ये है कि भाई ये दोनों ही इसी कंडीशन में नहीं है कि ये अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से समझ सके, और इनको तो भैया अलग करना ही था, हमें देश निकाला दिया है हमने। तो बात समझ में आ रही है, क्लियर है, आसानी से समझ में आ गया। ओके, तो भाई कोई भी वैसे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और मिड ऑफ द सेशन में आपको बता देता हूँ, ये रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल ही रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे बेटा, ये आपको जो देख रहे हैं, आप मंडे को देख रहे हैं, यानी 19 जून को, 20 जून को लाइव पढ़ेंगे बेटा इसी टाइम, यानी 8 बजे हम लाइव आएंगे इसी चैप्टर के कंसेप्ट्स को लेके, क्वेश्चंस को लेकर के, और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग आएंगे, रेडी रहेंगे, और एक रिमाइंडर मैं एंड में भी दे ही दूंगा आपको। ओके, अब बात करते हैं आगे की कि भाई कहाँ तक पढ़ा हमने, द पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जो एग्री करते हैं कि प्रॉफिट शेयर करेंगे, ऑफ द बिजनेस। 2 कीवर्ड हैं बेटा यहाँ पे, तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो शेयर द प्रॉफिट, तो क्या सर लॉस को शेयर नहीं करना, लॉस को शेयर नहीं करना क्या? भाई लॉस को शेयर करना है, लेकिन 2 पॉइंट पे नहीं करना, 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना। तो सर यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों क्यों नहीं लिखा? भाई देखो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट इसलिए लिखा है क्योंकि हर कंडीशन में प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लेकिन लॉस हर कंडीशन में शेयर करना जरूरी नहीं होता। और वो 2 कंडीशन, 2 पॉइंट्स कौन से हैं? जब माइनर को पार्टनर बनाए। सर आप तो अपनी बात से ही पलट गए, अभी तो बोले माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। हाँ बेटा नहीं बना सकते, लेकिन एक और प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि जो माइनर होता है आप उसको पार्टनर तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपको पार्टनर बनाना है तो भाई आप वो रीजन ही खत्म कर दो जिस वजह से आप पार्टनर नहीं बना रहे थे। वो रीजन ये था कि भाई आप ये टर्म एंड कंडीशन समझेगा नहीं, आप इसको बेवकूफ बना के इसको लॉस थमा दोगे, तो इसको लॉस देना ही नहीं है, लॉस नहीं दोगे तो फिर इसको पार्टनर बना सकते हो। ठीक, तो ये क्या हो गया बेटा, इसलिए ये 2 पॉइंट में एक पॉइंट ये है कि माइनर को लॉस नहीं दिया जाएगा, तब उसको पार्टनर बना सकते हैं, और उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा ही मिलेगा। फिर बात करते हैं दूसरा पॉइंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अगर हमने किसी भी पार्टनर को गारंटी दे दी है कि भाई तुम्हें प्रॉफिट ही मिलेगा, प्रॉफिट ही मिलेगा, और अगर प्रॉफिट मिलेगा तो भाई फिर लॉस अगर बाई चांस हुआ तो गारंटी तो हमने दे रखी है। तो अब बाकी पार्टनर्स या फर्म जिन्होंने भी क्या दिया है बेटा, गारंटी दी है, वो अपनी जेब से पैसा निकाल करके दें, लेकिन इसको देंगे जरूर गारंटी का प्रॉफिट, यानी लॉस होने पर भी इसको लॉस नहीं मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं दूसरे कीवर्ड की, दैट इज बिजनेस। बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस क्या है बेटा, बिजनेस हमारे लिए कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। गैर कानूनी काम करोगे तो उसको पार्टनरशिप में कंसीडर नहीं करेंगे, उसको जेल में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आप लॉफुल काम करेंगे, गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, जैसे भाई किसी का सुपारी लेना, ड्रग्स बेचना, चोरी चकारी, इन सब चीज़ों की पार्टनरशिप नहीं होती। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। और यहाँ पर भी 2 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट वन, जॉइंट ओनरशिप, सेकंड इज चैरिटेबल एक्टिविटी।
अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट क्या है, इन दोनों ही पॉइंट को हम बिजनेस नहीं मानते कि अगर 2 लोग मिल करके किसी एक प्रॉपर्टी को ओन करते हैं तो जॉइंट ओनरशिप को हम पार्टनरशिप कंसीडर नहीं करने लग जाएंगे। और कभी भी कोई बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में अगर बनाया जाता है तो उसमें हम चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं करते हैं। अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं तो पार्टनरशिप के केस में उसको बिजनेस ही कंसीडर नहीं किया जाएगा, और बिजनेस कंसीडर नहीं किया जाएगा तो वो पार्टनरशिप नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखो, मजा आएगा आगे। फिर शुरू से पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कैरिड ऑन बाय ऑल। क्या कैरी कर रहे हैं? बिजनेस कैरी कर रहे हैं, जो भी बिजनेस की बात कर रहे हैं, लॉफुल बिजनेस। तो कैरिड ऑन बाय ऑल यानी सब उसको कैरी करेंगे, चलाएंगे। या फिर और का मतलब क्या होता है? या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई उनमें से एक दो जो उनके बिहाफ पर काम कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। सर एक बार समझाएंगे बेटा? मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी पार्टनर है। ठीक है, ए बी सी। अब जो सी पार्टनर है इसको एक मीटिंग के लिए भेज दिया, क्योंकि बाकी दोनों को ए और बी को कहीं और काम था। अब अगर कहीं और काम था तो जहां पर ये मीटिंग के लिए जा रहा है, जहां पे ये जो भी डील करेगा फाइनल, तो वो किसके लिए? अपने लिए कर रहा है? नहीं, ये पूरी फर्म के लिए कर रहा है। फर्म पूरी कौन है बेटा? ए बी सी, तीनों पार्टनर को एक साथ देखते हैं तो हम उसको फर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपनी पार्टनरशिप फर्म का क्या हो गया बेटा? उसके बिहाफ पर गया, और जो बिहाफ पर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं एजेंट। कि मैं किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा हूं, मैं किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को, बी को और खुद को भी, सी को। ठीक है, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर ही फर्म बनती है। दैट मीन्स के भाई अगर ये एजेंट है तो हम कह सकते हैं बी का एजेंट है और ये ए का एजेंट है। और अगर ए को भी हम कहीं मीटिंग पे भेज दें भाई, क्योंकि सब लोग एक एक करके काम कर लेते हैं, अलग अलग जाके काम कर लेते हैं, अगर सबको एक ही साथ जाना होता है फिर 3 लोगों को फायदा ही क्या है जब वो एक इंसान काम कर सकता है। तो अब ए जो है वो यहाँ पे मीटिंग में रिप्रेजेंट करा, कोई डील करा, कुछ भी कर रहा है, तो वो बी को और सी को भी क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट करा, उनके बिहाफ पे जा रहा है। तो अब ए बी और सी का एजेंट है, तो सब लोग आपस में एक दूसरे के एजेंट प्रिंसिपल हैं, और इसी को एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन भी बोलते हैं। म्यूचुअल एजेंसी यानी एक दूसरे के एजेंट है। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और हमने पूरी डेफिनेशन को कवर कर लिया है। ठीक, अब एक बार फिर से पूरा शुरू से देख लेते हैं कि भाई डेफिनेशन है क्या। ठीक, देखो बेटा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। अब रिलेशन से वही सारी चीजें, क्या एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट 2 तरह के होते हैं, ओरल होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है। रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड में टर्म एंड कंडीशन, राइट होते हैं, लाइबिलिटी होती है और ड्यूटीज होती हैं। और ये जो एग्रीमेंट होता है ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। इस तरह से देखो, अब आप एक डेफिनेशन याद करोगे ना तो आपके दिमाग में सारे सारे तार खुलने लग जाएंगे। और यही चीज़ आपको सीखनी थी इस सेशन में। अगर आपने सीख लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं सीखी तो भाई कमेंट सेक्शन में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही तो वो लिख दो, नहीं तो एक बार दोबारा देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब बच्चा चलना सीखता है तो एक बार में चल नहीं पाता, उसको बार बार कोशिश करनी पड़ती है, गिरता है फिर उठता है फिर चलता है, वो छोड़ तो नहीं देता ना कि चलूंगा ही नहीं, चलो छोड़ो। तो इसलिए अगर आपको सीखना, अब बड़े होके पता नहीं क्या हो जाता है। तो चलो, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप एक रिलेशन है लोगों के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो लोग एग्री करते हैं कि भाई हम आपस में प्रॉफिट शेयर कर लेंगे बिजनेस का। ठीक है, और वो बिजनेस जो क्या हो रहा है बेटा? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि जो या तो सभी चला रहे हैं बिजनेस या फिर कुछ लोग भी एक्ट कर रहे हैं सभी लोगों के बिहाफ पर। ठीक है, कहाँ पे लिखा? सेक्शन 4। और CUET के पर्पज से भी बात करें तो ये सेक्शंस वगैरह कहीं कहीं पर आ जाते हैं, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एंड आगे बढ़ते हैं, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि पार्टनर कौन है, फर्म कौन है, फर्म का नाम क्या है। तो देखो बेटा, पर्सन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, जो लोग पार्टनरशिप में एंटर होते हैं वो इंडिविजुअली तो पार्टनर कहलाते हैं, है ना। अगर एक एक को देखे, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है। लेकिन अगर हम कलेक्टिवली इन सबको देखें, ABCD सबको देखें कलेक्टिवली एक साथ, तो ये है फर्म। आई बात समझ? बहुत सिंपल है। और अगर हम फर्म के नेम की बात करें तो फर्म के नेम का मतलब है कि जिस नाम के अंडर बिजनेस किया जा रहा है वही फर्म का नेम होता है। बहुत सिंपल, इजी है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, पहला है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो आप सीख रहे हो वो अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल।
अब ये हमें क्या बताता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग होता है। अब देखो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं तो भी यही कॉन्सेप्ट है। ये बिजनेस के बारे में बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं। अब वो बिजनेसमैन चाहे सोल प्रोप्राइटर, चाहे वो बिजनेसमैन शेयर होल्डर हो, चाहे वो बिजनेसमैन पार्टनर क्यों ना हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगता है और वो हमें बताता है कि पार्टनरशिप सेपरेट है, अलग है। किससे बेटा? अपने पार्टनर से। क्यों? क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम पार्टनरशिप के लिए करते हैं, ना कि पार्टनर की करते हैं। पार्टनरशिप के लिए अकाउंटिंग करते हैं, बस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट खोल देते हैं कि ये भी लायबिलिटी, इनको भी पैसा देना एक टाइम पे, ठीक है। बात समझ में आ रही? फिर बात आती है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की। अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सेपरेट। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहता है सेपरेट, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है नॉट सेपरेट, ठीक है। लीगल एंटिटी, कानूनी रूप से पहचान, कानूनी रूप से पहचान जो होती है वो अलग नहीं होती है पार्टनरशिप की उसके पार्टनर्स से, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पार्टनरशिप जो होती है वो एग्जिस्टेंस में ही तभी आती है जब एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और एग्रीमेंट अगर आप किसी चीज से एग्री कर रहे हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूं कि अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट कर रखा है तो रिटर्न एग्रीमेंट का मतलब यही है कि वी हैव, है ना, एविडेंस कि आप लोग इन बातों पे एग्री कर रहे थे। अब वो एग्रीमेंट ही खत्म हो जाएगा अगर वो अलग होगा, दैट मीन्स दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट एग्री अपॉन द पॉइंट, द स्टेटमेंट के भाई वो पार्टनर्स हैं। तो अगर वो रेडी ही नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। तो इसलिए अगर पार्टनर नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि देखो अब मैंने आपको बोला था कि जब आप डेफिनेशन को अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ आ जाएगा। तो 2 और मोर पर्सन होते हैं, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, इनकॉम्पिटेंट नहीं होने चाहिए। इनकॉम्पिटेंट 3 होते हैं, माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, अभी बताया था। फिर मैक्सिमम नंबर 50 होता है, सेक्शन 464 के बारे में बताया था। फिर एग्रीमेंट के बारे में बताया था, रिटर्न होता है, ओरल होता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है और एट विल होता है। सब कुछ पढ़ा रखा बेटा। फिर और क्या बताया था? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ऐसे गैर कानूनी काम नहीं करने हैं आपको, ठीक है। जॉइंट ओनरशिप और चैरिटेबल एक्टिविटी, नॉट अ पार्टनरशिप, ये भी बता रखा है मैंने आपको। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात करें, नॉट एसेंशियल टू शेयर लॉसेज, लॉसेज शेयर करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बाय एवरी पार्टनर। क्योंकि 2 पॉइंट दे रखे हैं कहाँ पे, माइनर के केस में माइनर नहीं क्या करता बेटा, प्रॉफिट लॉस शेयर करता, और ना ही वो पार्टनर लॉस शेयर करता जो जिसको गारंटी मिली होती है, ठीक है। तो इसलिए नॉट एसेंशियल टू शेयर प्रॉफिट्स, सॉरी लॉसेस। फिर बात करते हैं बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये मैंने आपको बताया म्यूचुअल एजेंसी होती है जिसको एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन भी बोलते हैं। तो सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, अच्छी तरह समझा चुका हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, ईजी है। और पढ़ने का तरीका होना चाहिए एक, ठीक है। ये नहीं कि बार बार पहले वहाँ डेफिनेशन को पढ़ने में मेहनत करो फिर यहाँ पे भी मेहनत करो। अब हमने वहाँ पे ही इतनी अच्छी मेहनत कर ली और यहाँ पे हमें वो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। आइए अब बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स ऑफ पार्टनर क्या है? मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, लिखने के हिसाब से इसको शॉर्ट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक। लिखने के हिसाब से कि राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, कोई भी पार्टनर है वो पार्टनरशिप अपने बिजनेस के मैनेजमेंट को संभाल सकता है, मैनेज कर सकता है, उसका राइट है मैनेज करना, कोई उसको रोक नहीं सकता। कोई भी बिजनेस के अफेयर्स होते हैं उसको कंसल्ट, उससे कंसल्ट किया जाना चाहिए, उसका राइट है कि मुझसे कंसल्ट करो, टू बी कंसल्टेड, ठीक है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, कि वो जांच कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट की और उनकी कॉपी भी यानी जेरोक्स भी निकाल के रख सकता है, उसका राइट है ये। फिर शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस इन एग्रीड रेशियो, तो जो भी पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है जिसके हिसाब से उन्होंने जो भी रेशियो रखा है कि भाई प्रॉफिट हो लॉस हो तो किस तरीके से बांटेंगे, तो उसका राइट है कि उस एग्रीड रेशियो के अंदर प्रॉफिट्स को और लॉसेस को शेयर कर लेना। फिर आता है रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म, अगर किसी पार्टनर ने अपनी ही फर्म को लोन दिया है, अगर लोन दिया है तो उसका राइट है कि वो उस लोन पे इंटरेस्ट रिसीव करे, भाईचारे में ना फंसे, उसका राइट है। एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट, अब कई बार होता है ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई किसी पार्टनर को ऐसे सिचुएशन में विचार विमर्श करने का मौका नहीं मिलता और अगर वो फंसा हुआ है तो उसका राइट है वो अपने बेस्ट जजमेंट, जो अपने दिमाग से जितना बेस्ट सोच सकता है अपने बिजनेस के हित में, उस हिसाब से वो एक्ट कर सकता है, ठीक। डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर उसका एडमिशन हो कि भाई एक और पार्टनर बना रहे हैं हम अपने बिजनेस में, तो भाई
कोई भी पार्टनर है उसका राइट है कि वो मना करना चाहे तो मना कर सकता है कि भाई हमें तो इस बंदे को पार्टनर नहीं बनाना। फिर रिटायर फ्रॉम फर्म, फर्म से अगर किसी पार्टनर को रिटायर होना हो तो वो भी उसका राइट है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार आते तो हमारी मर्जी से हैं लेकिन जाते अपनी मर्जी से नहीं है। ठीक है, आते तो अपनी मर्जी से हैं लेकिन जाते अपनी मर्जी से नहीं है, ऐसा वाला सीन नहीं है भाई। रिटायर हो सकता है कोई भी पार्टनर, उसका राइट बनता है। लास्ट पॉइंट जो कि बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं उसको ध्यान से सुनो, राइट टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट पेमेंट बिहाफ ऑफ द फर्म। कि भाई मैं पार्टनर हूं, मैं कहीं गया बिजनेस के काम से, मुझे खर्चा करना पड़ा। खर्चा किसके लिए कर रहा था भाई? मैं बिजनेस के लिए कर रहा था, लेकिन मुझे पैसा देना पड़ा ना। अगर मुझे पैसा देना पड़ा और वो मेरा पर्सनल पैसा था तो भाई मेरा पर्सनल पैसा क्यों खर्च हो रहा है? मेरा राइट बनता है कि मैं अपने बिजनेस से वो पैसा ले लूं। मेरा तो नुकसान हो गया, नुकसान मतलब क्षति, उसको पूरा करो भाई, मेरा नुकसान पूरा करो, भरो। दिस इज कॉल्ड इंडेमनीफाई। तो हर पार्टनर का राइट होता है कि वो इंडेमनीफाई किया जाए अगेंस्ट द पेमेंट, है ना? किसकी, कौन सी पेमेंट? जो उसने फर्म के बिहाफ पे करी है। आई होप अच्छे से मैंने समझाया, बहुत तसल्ली समझाया। ठीक है, ध्यान से सुनोगा, अच्छे से समझ में आएगा, सिंपल लैंग्वेज। ठीक, अब बात करते हैं लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स की, कि भाई पार्टनर की लाइबिलिटी क्या है। तो वैसे तो लाइबिलिटीज बहुत है, लेकिन जो भाई क्लियर मैं आपको बताऊं कि अगर कुछ पार्टनर्स हैं, ए बी सी मान लो 3 पार्टनर है, सी ने क्या करा? सी ने धोखा दिया। सी ने क्या धोखा दिया? डी और ई के साथ गया, उसने सेम बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली जो बिल्कुल एबीसी का बिजनेस था, यानी उसने एक और पार्टनरशिप करी जो कंपटीशन दे रही है। ये तो गलत बात है। और क्या पता कितने राज खोले हों उसने एबीसी के। तो ऐसे केस में देखो क्या लिखा है, अ सिमिलर बिजनेस इज कैरीड इफ सिमिलर बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय अ पार्टनर। कि अगर सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन करता है कोई पार्टनर इन कंपटीशन, कैसे बेटा? कंपटीशन में ही कर रहा है विद फर्म, अपनी ही फर्म के साथ, तो जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है उस बिजनेस से, यानी कंपटीशन वाले बिजनेस से, तो वो प्रॉफिट वो अपनी ही फर्म को पे करेगा वापस। सी ने जितना भी अपने डी और ई दोस्त के साथ कमाया है, पार्टनर्स के साथ कमाया है, वो उसको अपनी ही फर्म को, एबीसी वाली फर्म को देना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट क्या आता है? इफ प्रॉफिट इज अर्नड, अगर प्रॉफिट कमाया गया है एक पार्टनर के द्वारा फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन, कि भाई मान लो एबीसी बिजनेस करते हैं तो सामान खरीदते बेचते हैं, उसमें से किसी ने अगर अपना फायदा भी करा है, ठीक है, मान लो भाई हम मूर्तियां बेचते हैं भगवान की, पर्सनली क्या हुआ, सी ने क्या करा, वो घर से फूल माला बना के ले आया कि कोई मूर्ति बेचेगा तो मैं बोलूँगा फूल माला चाहिए, पूजा तो करोगे ही ना। तो भाई इसने तो अपना फायदा कर लिया। तो अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन से कोई फायदा कर रहा है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई? उसको वो प्रॉफिट देना पड़ेगा अपनी फर्म को वापस। और फ्रॉम द यूज ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी, अगर भाई फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर ली तुमने, जैसे अगर भाई ऑफिस खाली है, संडे को छुट्टी रहती है, तो अपने ऑफिस में क्या करा तुमने, बाकी पार्टनर्स को बिना बताए शादी करवा दी, मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करवा दिया, कोई पार्टी वार्टी करवा दी और रेंट पे दे दिया अपना ऑफिस। तो ये भी गलत, तुमने फर्म की प्रॉपर्टी यूज करी और उससे पैसा कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, फिर से क्या करो, अपनी फर्म को जाकर के सरेंडर करो वो पैसा। या फिर बिजनेस कनेक्शन से अगर तुम कोई प्रॉफिट कमाते हो कि भाई हमारे क्लाइंट्स हैं, उसको हमने कॉल करा, अरे यार ऐसे ऐसे ऐसे, और वहां से एक और डील क्रैक कर ली तुमने, तो वो भी बेटा क्या है, वो भी प्रॉफिट आपको किसको देना पड़ेगा? द प्रॉफिट सो अर्नड, ऐसा प्रॉफिट जो कमाया है, शैल बी पेड टू द फर्म, वो फर्म को वापस पे करना पड़ेगा। दीज आर द लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। सर अभी पढ़ाया था, हाँ बेटा देखो थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक था रिटन एग्रीमेंट। तो ये क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, वी ऑल नो, हेल्प्स टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, कोई भी पंगा हो जाए तो वो अवॉइड करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि एज एन एविडेंस हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो लिखित में है हमारे पास। ठीक है, अगर ओरल एग्रीमेंट होता तो अपनी जुबान दिखा करके थोड़ी ना करते, फिर तो कुछ नहीं होता। कंटेन्स टर्म एंड कंडीशन, टीएनसी, इसके अंदर टर्म एंड कंडीशन होती है, राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं हर पार्टनर की। ओके, डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, कि ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, पार्टनरशिप डीड है, ये बताता है कि रिश्ता क्या कहलाता है पार्टनर्स के बीच में। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, मैंने बताया ना
इसी से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बना है, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसको सारे पार्टनर साइन भी करते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड, ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हो, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट भी था ना, ओरल एग्रीमेंट भी था, तो जरूरी नहीं है पार्टनरशिप डीड हो। और कई बच्चे पूछते हैं सर ओरल एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड नहीं बोलते, नहीं बोलते बेटा, रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड इन केस इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, आपने सब कुछ लिखा लेकिन एक आध बात भूल गए, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। या फिर आपकी पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो उस कंडीशन में आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो बातें लिखी हैं उनको फॉलो करेंगे। क्या करेंगे बेटा? उनको फॉलो करेंगे। ठीक, अब वो क्या बातें हैं, कुछ थोड़ी बहुत बातें हम कर लेते हैं कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो। ठीक है, पार्टनरशिप डीड का क्या है? एब्सेंस है। तो बेटा पीएसआर, पीएसआर क्या होता है? शॉर्ट में हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहता है अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो। ठीक, कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा और कोई भी इंटरेस्ट ड्राइंग पे चार्ज नहीं किया जाएगा, कोई भी रेमोनरेशन नहीं दी जाएगी, रेमोनरेशन मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं दी जाएगी, और 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा उस पार्टनर को जिसने एडवांस या लोन दिया है अपनी ही फर्म को। आई बात समझ में बेटा? तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक, आई होप आज का सेशन आपको समझ में अच्छे से आया होगा। और भाई देखो, शुरुआत है, शुरुआत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं करोगे अच्छे शुरुआत तो भाई दिक्कत आप लोगों के लिए बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता ना तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। वो प्रेशर नहीं बढ़ने देना है। रोज का काम रोज निपटाओ और अपने जीवन में सफल हो जाओ। ठीक, यही कंसिस्टेंसी जो है वो आपको टॉपर बनाएगी, यही कंसिस्टेंसी आपको आपकी लाइफ में बेस्ट बनाएगी, आपको डिसिप्लिन बनाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई यानी 20 जून को आ जाना, फिर प्रैक्टिस भी करनी है हम लोगों को। ठीक, और इस सेशन को आप क्या करेंगे भाई? इस सेशन को आप, आपका कर्तव्य बनता है भाई हमारी मेहनत के लिए, तो इतना तो कर ही सकते हो। लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करोगे और कमेंट करके बताओगे भाई इस क्लास का फीडबैक आपका कैसा रहा, कैसा आपने पहली बार पढ़ा है अगर क्लास 12th में तो आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, और नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करोगे। और अगर आपको इससे भी बेटर तरीके से पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो बेटा? आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक, क्या करोगे बेटा? ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे, आपको अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम इस हैंड पे दिखेगा, यहाँ पे आपको सीयूटी दिखेगा। सर सीयूटी की तैयारी? अरे बताते हैं बेटा, अभी 12th की भी तैयारी कराएंगे यहीं पे। तो आपको यहाँ पे कोर्स दिख रहा है सीयूटी 2024 एम्बिशन बैच, कॉमर्स कंप्लीट बैच। ठीक है, तो सीयूटी का भी कंप्लीट बैच, और यहाँ पे क्लास 12th के लिए हम पहले फोकस कर रहे हैं। और जैसे आपका सीयूटी का एग्जाम आएगा, साइड बाय साइड हम आपको सीयूटी करा ही रहे हैं, तब आपका सीयूटी पे फोकस हो जाएगा जैसे ही आपका क्लास 12th का खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बीच बीच में आपकी जो सीयूटी से रिलेटेड क्लासेस है वो चलती रहेंगी। आपको करना क्या है? यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, आपसे कूपन कोड पूछेगा। ठीक, वहाँ पे आप लिखना कूपन कोड में Y550। क्या लिखोगे बेटा? एक मिनट, Y550। एक बार यहाँ पे कूपन कोड चेक कर लो। जैसे ही आपने अप्लाई करा बेटा, आपको डिस्काउंट मिल रहा है बेटा बहुत अच्छा वाला 2099 का, और आपका जो इस बैच का प्राइस है वो 8399 समथिंग रह गया है। तो ये बेटा आपके जो एंड तक 2024 अगले साल तक के लिए आपके पास रहेगा बैच। इसको पढ़ो, इसको अच्छे से सीखो और अपनी सीयूटी की तैयारी अपनी बेस्ट करो, क्योंकि ये जो आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ये सीयूटी स्टूडेंट के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल या फिर बेस्ट प्लेटफॉर्म, आप जानते ही होंगे, नंबर 1 पूरे इंडिया में सबसे बड़ा चैनल है। ठीक, और भाई अब ये तो आपको लाइक शेयर जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन आपको एंड तक भाई बने रहना है। मैंने आपको जैसा कि बोला, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हिम्मत एकदम जब आपकी ज़ोरदार होती है तो फिर जो आपका रिजल्ट आता है ना तैयारी के बाद, वो भी बहुत लाजवाब आता है। तो 20 जून यानी कल मंगलवार को 8 बजे मिलेंगे, लाइव करेंगे इतने कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस विद एमसीक्यू अच्छे से ज़बरदस्त। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।